संगीत का अगर सीधे और सरल तरीके से व्याख्यायित करें संगीत को तो अर्थ निकलता है सही तरीके से गाना। लेकिन एक विरोधाभास यह भी है कि संगीत शब्द पर आश्रित नहीं है। गाया जाता है गीत उसमें, लेकिन शब्द विधा से उसका कोई खास लेन देन नहीं है। अगर शब्द नहीं भी हो तब भी संगीत माधुर्य का अनुष्ठान करता है और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता है। संगीत से जुड़ी बहुत सारी विधाओं में वाद्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सितार को हम सभी जानते हैं, लेकिन सितार के साथ साथ सितार जैसा ही एक और सप्त सुरों का वाद्य यंत्र है सुरपहार। सितार जैसा, लेकिन सितार से बिल्कुल अलग नीचे के सुरों पर इसको बजाया जाता है। कहते पंडित रविशंकर बहुत अच्छा सितार बजाया करते थे, लेकिन पंडित रविशंकर के सितार का भी माधुर्य सुरबहार के तारों से सजता था। और जब सुरबहार के तारों पे नीचे के सुरों में वो जब सितार बजाया करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हुआ करते थे। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात एक और बता रहा हूँ आपको। हिंदुस्तान की पहली महिला सुरबहार साधिका कोई रही है तो अन्नपूर्णा देवी रही है, पंडित रविशंकर की पत्नी। और उसके बाद तो बहुत से स्तरों पर सुरबहार को सजाया जाता रहा है। इटावा घराना और डागर घराना दो इसके प्रमुख घराने हैं सुरबहार के। इमरत खान जी ने इसको समृद्ध किया और उनकी परंपरा को सहेजते हुए जो बहुत कम लोग आज सुरबहार के प्रकाश में, उनमें एक है डॉक्टर अश्विन दलवी जी। आज संवाद की इस महत्वपूर्ण कड़ी में हम आपका संवाद करवा रहे हैं डॉक्टर अश्विन दलवी जी से। डॉक्टर अश्विन दलवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस संवाद के कार्यक्रम में। धन्यवाद। मुझे इस संवाद कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अश्विन दलवी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ बता देता हूँ आप सब सुधी श्रोताओं के ध्यान में लाने के लिए कि डॉक्टर अश्विन दलवी जी बहुत अच्छे सितार वादक है, बहुत अच्छे तबला वादक है और बहुत बेहतरीन आज के दौर के सुरबहार साधक है, सुरबहार वादक है। अश्विन दलवी जी ने इमरत खान जी की जो परंपरा सुरबहार की रही है उसकी बढ़त करते हुए सुरबहार में निरंतर नए प्रयोग भी किए हैं और पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने की भी महती पहल डॉक्टर अश्विन दलवी जी ने की है। देश विदेश में आपके निरंतर कार्यक्रम सुरबहार के होते रहे हैं और दुर्लभ प्राय वाद्य यंत्रों का जो बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है, उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी भोपाल का पंडित लतीफ़ खान अवार्ड जो है उससे भी आपको सम्मानित किया गया और भी बहुत सारे सम्मान आपको मिलते रहे हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी के आप अध्यक्ष रहे हैं और इन सबसे एक बड़ी पहचान आपकी यह भी है कि अंश वीणा के रूप में एक नए वाद्य यंत्र का भी आपने आविष्कार किया है। नाद साधना इंस्टीट्यूट जो है, जो भारतीय संगीत के शोध संदर्भ के लिए ख्यात है, उससे आप जुड़े हुए, उसके सचिव के रूप में भी आप कार्य कर रहे हैं। दलवी जी, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास आपसे पूछने के लिए और सुरबहार की बात करते तो कहते सप्त सुरों का बहुत बेहतरीन वाद्य यंत्र सुरबहार है और कहीं पढ़ा मुझे यह भी याद आ रहा है कि सुरबहार का अर्थ यह भी होता है कि संगीतमय स्वरों की बसंत ऋतु, ऐसा भी कहा जाता है सुरबहार के बारे में। आपके साथ एक खास बात जुड़ी हुई कि आप तबला वादन से जुड़े रहे हैं, लॉन टेनिस के आप खिलाड़ी रहे हैं और सितार से आपका जुड़ाव रहा है और विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। बावजूद इसके सुरबहार की तरफ रुझान कैसे और कैसे आप सुरबहार के साधक बन गए? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चारों पांचों अलग अलग विषय थोड़ी सी लंबी यात्रा रही है जी, मगर अंततः सुखद यात्रा इसको मैं कहूँगा। जैसे आपने भी बोला, स्कूल में मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। हालांकि संगीत मेरे खून में है, मेरे पिताजी तबला वादक थे, तो संगीत का माहौल, मगर कभी भी इसको प्रोफेशन के रूप में लेना है ऐसा कभी सोचा नहीं था। और पिताजी का भी कभी आग्रह दुराग्रह नहीं रहा कि मैं संगीत को एज अ प्रोफेशन लूँ। और उसका कारण यही है कि वो सोचते थे कि जितने पापड़ मैंने बेले हैं वो मेरा बेटा ना बेले, ऐसा एक स्वाभाविक मंशा रहती है। परंतु कभी ना कभी ऐसा समय चक्र वैसा आपको आपके डेस्टिनी के ऊपर लेकर आता है। तो जब मैं विद्यार्थी था तो मेरे पास में दो ऑप्शन थे, या तो मैं एनडीए करूंगा यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या बात, ये भी एक अलग तरह का डिसिप्लिन है। तो उसके तरफ मेरा रुझान था। 12वीं मेरी सूरीनाम एक देश है, वहाँ से 8वीं से 12वीं तक मैं वहीं पर ही पढ़ा था। तो
12वीं करने के बाद में थोड़ा सा 4 एक महीने का उम्र का फ़र्क पड़ा, तो मैंने कहा कि मैं फिर ग्रेजुएशन के बाद में आर्मी के अंदर ऐसा जाने का मन था। और दूसरा, मैं टेनिस प्रोफेशनली खेलता था उस समय, और ऐसा लग रहा था कि अगर ये नहीं तो मैं टेनिस को आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे सब चलता था। मगर एक समय, जैसा आप बता रहे हैं, समय ऐसा आता है कि जब आप सोचते हैं कि व्हाट बेस्ट आई कैन डू विथ माय लाइफ, या मैं जस्टिस किसके साथ में कर सकता हूँ, तो पिताजी के साथ में मंत्रणा करने के बाद में थोड़ा सा ऐसा तय हुआ कि मैं सितार में संगीत में वापस आना चाहता हूँ। तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। नहीं, पिताजी तो आपके तबला वादन से हाँ, पिताजी तबला वादक थे। अब एक इसके अंदर और मज़ेदार सी चीज़ है, महेश दलवी जी। हाँ, पंडित महेश दलवी जी। उन्होंने कहा कि मैंने तबला बजाया है, मगर एक उनको थोड़ा सा वो रहता था कि तबला इज एन अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें आपको अभिव्यक्त करने की वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, ऐसा उनको महसूस होता था। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सोलो कार्यक्रम किए देश विदेशों में। पंडित जाकिर हुसैन तो इस रूप में विख्यात हैं कि उनका सोलो तबला होता था, मगर अमूमन तबला वादक जो होता है वो संगत के रूप में ज़्यादा स्टैब्लिश होते हैं। हालांकि मेरे पिताजी ने बहुत सोलो के कार्यक्रम किए हैं। फिर भी तो दूसरा, मेरी माताजी सितार बजाती थी, तो दूसरा ऐसा कौन सा वाद्य हो सकता है जिसके साथ मैं जा सकता हूँ, तो वो सितार रहा। तो मैंने 12वीं के बाद में, मैं महाराजास कॉलेज का स्टूडेंट था, वहाँ से थोड़ा ट्रांसफ़र लिया। ट्रांसफ़र लेने के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने BMUs किया, MUs किया, PhD किया, और फिर इसे ही अपना प्रोफेशन के रूप में स्टैब्लिश किया। अच्छा अश्विन जी, आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात और ख़ास तौर से याद आ रही है। आप बात कर रहे थे कि किस तरह से सुरबहार की ओर आप प्रवृत्त हुए और सितार से जुड़ के जो है आपके गुरु रहे हैं अरविंद पारिक जी जो है, और अरविंद पारिक जी सितार के बेहतरीन कलाकार रहे हैं। और मुझे कहीं पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि अरविंद पारिक जी ने आपने सुरबहार अपना खुद का एक बनाया था, और बनाने के बाद में जब उन्होंने देखा कि आप सुरबहार बजाने जा रहे हैं, तो आप उनको बड़ा अटपटा सा लगा था। उन्होंने कहा कि तुम सुरबहार नहीं, सितार ही अच्छा बजाते हो। हाँ। तो गुरु ये कह रहा है कि सितार ही अच्छा बजाते हो। फिर एक दौर वह भी है जब गुरु ने कहा नहीं, आप सुरबहार हो जाएगा। हाँ। इसकी बड़ी रोचक प्रसंग ये थोड़ा सा आप साझा करें। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में। ठीक कह रहा हूं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो मैंने सुरबहार को ऑप्ट किया। मैंने सुरबहार कभी देखा भी नहीं था, और बहुत एक ऐसा वाकया हुआ कि जब मैं सितार कार्यक्रम कर रहा हूँ, मतलब सितार का मैं एक स्टैब्लिश्ड कलाकार हूँ, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स बजा रहा हूँ, मगर उसके बाद में भी एक मन में एक थोड़ी सी असंतुष्टि सी थी कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अब वो कभी कभी होता है ना, जैसे हिरण के नाभि में वो जो कस्तूरी रहती है वो ढूंढता रहता है और उसको मिलती नहीं है, लगभग वैसी सिचुएशन मेरी थी। मगर मुझे वो कस्तूरी मिल गई। एक दिन गुरुजी के यहाँ पर तालीम करने के लिए उनका सुरबहार रिपेयर होने के लिए आया हुआ था, वो रखा हुआ था, और न जाने मुझे क्या हुआ, अधिकतर हम लोग साज को उठाते तो गुरु की परमिशन लेते हैं, ये बेसिक एटिकेट्स है। मगर उस समय मैं शायद होश में ही नहीं था, और वो साज देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद ये साज पुकार रहा है, और मैंने उठाया, उसको हल्का सा बजाया, और बजा के वो जो अतृप्ति की बात मैं अभी कर रहा हूँ आपसे, वो मेरे को तृप्ति मिली, और मेरे को लगा कि शायद ये साज ये है जो मुझे तृप्ति दे पाएगा। और वहाँ से फिर मेरी साज की यात्रा शुरू हुई। मगर जो अभी आपने वाक्य कहा कि मैंने सुरबहार को बजाना शुरू किया क्योंकि वो सितार जैसा दिखता था, सितार की टेक्निक थी, और वैसा ही बजाना शुरू किया। संयोग से गुरुजी एक कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्होंने देखा मुझे बजाते हुए और तुरंत बोला कि अश्विन तुम ये सुरबहार छोड़ दो, तुम सितार ही बजाओ, सितार अच्छा बजाते हो। मैंने पूछा गुरुजी कोई गुस्ताखी हुई, कोई गलती हुई मुझसे? तो उन्होंने बोला कि तुमने सुरबहार वैसे बजाया जैसे सितार बजाते हैं। बोले सितार एकदम अलग है, सुरबहार एकदम अलग है। वहाँ से उन्होंने मुझे सुरबहार की, फिर मैंने आग्रह किया कि मुझे सुरबहार की ही तालीम करिए। तो तालीम करने के बाद में मुझे वास्तव में समझ में आया कि बेसिकली सुरबहार इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम सितार। बट एक घटना और भी रोचक सी रही है कि वापस वही गुरु आपको जो है, कहीं ऐसा कुछ हुआ कि कोई था नहीं बजाने वाला, फिर आपने बजाया सुरबहार और फिर आप लौटे? बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ था कि एक कार्यक्रम के अंदर किसी सुरबहार वादक का कार्यक्रम मैंने पढ़ा था, इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो उस कार्यक्रम में संयोग से गुरुजी उपस्थित थे, और वो सुरबहार वादक किसी कारणों से नहीं आ पाए, तो उन्होंने मुझे बोला कि अश्विन तुमको वहाँ पर बजाना है, गुरु की आज्ञा। तो मैं वो कार्यक्रम में तब तक ये जो अभ्यास कर रहा था सुरबहार को सुरबहार की तरह बजाने का, तो वो वहाँ पर जब बजा है तो उन्होंने उसके बाद में बोला कि हाँ अभी तुम सही बजा रहे हो, मैं तुमको तालीम करता हूँ। तो फिर आगे की यात्रा ऐसे तालीम की शुरू हुई।
बड़ी रोचक वाक्य है आपके, कैसे सुरबहार के बजाय गुरु ने कहा कि सितार बजाए, और सितार के बाद फिर गुरु ने कहा कि नहीं, सुरबहार ही बजाया जाए। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भी है कि आपके सुरबहार की साधना संपन्न हुई और बहुत बेहतरीन स्थानों पर आपने सुरबहार निरंतर बजाया है। अश्विन जी, एक बात और मैं आपसे कहूँ कि सुरबहार का जो आविष्कार जो हुआ था वो शायद इस रूप में हुआ था कि रुद्र वीणा जो है, बड़ी भारी भरकम वीणा जो होती थी, और उसको किस तरह से किसी एक दूसरे वाद्य यंत्र में उतारा जाए नीचे के सुरों पे जो है, और इस कारण से जो इमदाद खान जी जो रहे, उनके घराना जो रहा, उसमें सुरबहार की एक प्रकार से आविष्कार किया गया। और ख़ास बात ये भी था कि ध्रुपद अंक जो होता है रुद्र वीणा का जो है, उसको सुरबहार में बजाने की एक प्रकार, लेकिन ध्रुपद बड़ा गैर गंभीर सा वाद्य यंत्र के ध्रुपद को बजाना बड़ा गंभीर काम रहता है। तो ध्रुपद को वाद्य यंत्र में रूपांतरित करने में क्या ये खतरा नहीं रहता कि किस तरह से माधुर्य का अनुष्ठान लोगों में हुआ जाए? हाँ। क्योंकि माधुर्य का थोड़ा सा और गंभीरता का ये एक बड़ा अटपटा सा रहता है मामला जो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ध्रुपद भी बहुत मधुर है जी। इसमें फिर थोड़ा सा इतिहास के अंदर मैं जाऊंगा, जैसे अभी आपने बोला नहीं, मधुर है ध्रुपद, लेकिन कहते हैं थोड़ा सा जो गंभीर टाइप के गांधीर्य उसका। हाँ जी। मगर उस गांधीर्य को की निकासी के लिए ऐसा गंभीर वाद्य ही होना चाहिए जी। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि अधिकतर जो संगीत के वाद्य बनते हैं वो एक प्रोसेस रहता है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस रहता है, मगर ये एवोल्यूशन की वजह से नहीं, एक राजनीतिक कारणों से सुरबहार बना। अच्छा। 1815 के आसपास की बात है। जी, जी। तो उस समय ये अपने जो कोर्ट म्यूजिशियंस वो अपने अपने राह तलाशने लगे थे, क्योंकि राजे रजवाड़े अब थोड़ा सा राजनीतिक में व्यस्त रहने लगे थे। तो जो कोर्ट म्यूजिशियंस हुआ करते थे, घरानेदार संगीतकार जो होते थे, उनमें थोड़ा सा कृपणता आई अपनी विद्या दान करने में। और वो इसलिए आई क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को के अलावा अपने शिष्यों को भी वही विद्या दे देंगे और उनसे उनके शिष्यों से ज़्यादा टैलेंटेड कोई निकल जाएगा, तो एक ब्लड लाइन के पीछे वो जो एक मोह रहता है वो थोड़ा सा, तो इसलिए जो रुद्र वीणा वादक थे, जो ध्रुपद गायक थे, अपने परिवार के अंदर ब्लड लाइन में उस विद्या को रखते थे। शिष्यों के लिए एक ऑल्टरनेट या तो साज या गायन शैली ऐसे। तो यहाँ से फिर आप ख्याल गायकी का प्रचलन दे सकते हैं। वैसे ही सुरबहार इसी का परिणाम है। तो उन्होंने ऐसा वाद्य बनाया कि जिससे निकासी बजाए तो सारा रुद्रवीणा की चीज़ें बजाई जा सके, परंतु रुद्रवीणा नहीं हो, रुद्रवीणा बजाते से ही पहचान जाए कि हाँ ये मेरी ब्लड लाइन का है। इस तरह से वो हुआ, तब ये सुरबहार बना। और संयोग से रुद्रवीणा के अंदर जो चीज़ें नहीं निकाली जा सकती थी वो सुरबहार के अंदर निकलने लगी। जी। तो इस तरह का सीन हुआ, धीरे धीरे सुरबहार ज़्यादा प्रचलन में आने लगा। मगर हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि दो स्ट्रीम्स, एक प्योर ध्रुपद को इम्प्लीमेंट करने वाली और एक ख्याल अंग को भी उसके अंदर स्थान देने वाली। तो जैसे आपने कहा कि इटावा घराना, ये एक ऐसा रहा जिसमें सुरबहार, वैसे आपको बताऊं कि सुरबहार हर घराने ने सुरबहार को एक्सेप्ट किया, चाहे वो मुश्ताक अली खान साहब का सैनिया घराना हो, चाहे मैहर घराना हो, किसी भी घराने के इंस्ट्रूमेंट के 9 डॉक्यूमेंटेड घराने हैं, सब ने सुरबहार को स्थान दिया। मगर बजाने के अंदर या तो ध्रुपद अंग जो बजाते हैं, जैसे आप ये कोष्ठी साहब हैं वो बजाते हैं, एकदम ध्रुपद अंग को अपने सुरबहार पर निकालते हैं, पुष्पराज कोष्ठी जी। और या फिर इटावा घराने के, जैसे आपने इमरत खान साहब का नाम लिया, इमरत खान साहब ने उस को आगे बढ़ाया, परंतु उसको सिर्फ सुरबहार के रूप में एस्टैब्लिश इमरत खान साहब ने बहुत अच्छे से किया। विलायत खान साहब भी सुरबहार बजाते थे। इनफैक्ट इटावा घराने के हर सितार वादक सुरबहार पे उनकी तालीम होती है। बट एक चीज़ नहीं लगती आपको कि सुरबहार, आपने कहा कि लगभग जितने भी घराने हैं उन सब ने अपनाया सुरबहार को, लेकिन सुरबहार का जिस रूप में विकास होना चाहिए था, जिस तरह से वो लोकप्रिय होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं। देखिए, लोकप्रियता के भी बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। कभी कभी जनता की भावनाओं को ध्यान में रख के अब आदमी अपने संगीत को भी परिवर्तित करता है। जी जी। तो जनता का भी जो मनोवृत्ति है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को सितार ज़्यादा पसंद आया, उसके अंदर झनकार उसकी ज़्यादा पसंद आई। सितार इजी टू कैरी, आसानी से कहीं इधर उधर ले जा सकते हैं। झाला उसके अंदर बहुत सुमधुर लगता है। अब इसके एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर पूरा एक चैप्टर
इसके साथ में हो गया, सितार के साथ में हो गया। इसलिए बहुत सारे कारणों की वजह से सुरबहार थोड़ा सा कम पॉपुलर हो पाया। अभी अपन बात कर रहे थे पुष्पराज कोष्टी जी की, उन्होंने एक बात खास तौर से कही है सुरबहार के बारे में कि सुरबहार हाथी की गति की तरह जब बजता है तो जीवंत होता है, और हिरन की तरह कुलाचे नहीं भरता, इसलिए शायद वो पार्श्व में चला गया। वो उनका तात्पर्य यही था कि सितार हिरन की कुलाची है और सुरबहार हाथी की चाल है। वो उनका कहने का मतलब यही था। और वास्तविकता ये भी है, क्योंकि हाथी जैसे चलता है, जो गांभीर्य उसकी चाल में है, मगर दृढ़ता है उसके चाल का, एक मीनिंग है, तो वैसे ही सुरबहार है, उसकी गति धीमी है, उसके अंदर गांभीर्य है, बट इट इज़ वेरी मीनिंगफुल। तो राग की बारीकियों को इम्प्लीमेंट अगर कोई बहुत अच्छे से कर सकता है तो सुरबहार ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकता है। क्या बात है जी, जी। आपने जब बात कही तो मुझे खास तौर से वो बात है कि राग की बारीकियों को बेहतर ढंग से व्याख्यायित संगीत में करने का काम जो सुरबहार एक प्रकार से कर सकता है। मुझे भरतमुनि के नाट्य शास्त्र का प्रसंग खास तौर से याद आ रहा है कि जब नाट्य शास्त्र में भरतमुनि ने तैयार कर लिए 2 नाटक, त्रिपुरदा और समुद्र मंथन, तो भगवान शिव के पास वो पहुँचते हैं और बताते हैं कि इस तरह से हमने नाट्य किया, और शिव को दिखाते हैं वहाँ पे कैलाश पर। शिव कहते हैं ठहरो, मैं भी कुछ करता हूँ इसके लिए, और फिर तांडव करते हैं, और तंडु को कहते हैं कि इसको समझाइए भरतमुनि को, ताकि इसका उसमें डाल दिया। ऋषि प्रश्न करते हैं इस बात को लेकर कि नाट्य शास्त्र में नृत्य को कैसे सम्मिलित किया जा सकता है, और तब शिव कहते हैं कि नृत्य शोभा है नाट्य की। मैं बात खास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि अश्विन दलवी जब बजाते हैं सुरबहार तो उनकी लहक बहुत मोहती है, मन को मंत्रमुग्ध भी करती है, और मुझे लगता है वो लहक वही शोभा है जिस तरह से नृत्य में जो है नृत्य को शोभा कहा है शिव ने जो है। आपके खास सुरबहार की बात यह भी है कि वहाँ पर मूर्तियाँ नहीं होती है, फिर भी माधुर्य का अनुष्ठान होता है। वही माधुर्य के लिए मूर्तियाँ हो ऐसा अनिवार्य नहीं है जी। अभी आजकल के जो युवा जो बजा रहे हैं सितार के अंदर, वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मुर्खियाँ, कितनी ज़्यादा स्पीड, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो वो सब चलता है। इसके थोड़ा सा अलग, अगर राग के अंग को जस्टिफाई करना है तो उसकी गति भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। और मुर्की तो एक ऑर्नामेंट है जी, जो सितार के लिए बना हुआ है। सुरबहार में उसकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी राग को बजाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा, कुछ इंग्रेडिएंट्स कम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वैसे ही सुरबहार के अंदर जो लहक है वो उसके प्राण है। मैं लहक को शोभा के रूप में मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सुरबहार के अंदर कभी भी कोई जो स्वर है वो पर्दे के ऊपर न बजा के वो मींड से ही खींच के लिया जाता है, और अगर आपको आगे जाना है तो वो लहक अंग से आपको जाना पड़ेगा, लूप बनाते हुए जाना पड़ेगा जी। ये उसके एक कुछ मुख्य अंगों में से जी जी है। मैंने सुने भी आपकी बंदिश भी बहुत सारे खास तौर से जो है प्यारी तोरे नयनन में मीन जो है वो बड़ी भावपूर्ण एक प्रकार से व्यंजना आपने उसमें की। और कई बार ये भी देखा है मैंने कि आप सुरबहार बजा रहे होते और बजाते बजाते स्वरों का भी संधान कर रहे होते। थोड़ा सा उसके बारे में भी दर्शकों को और श्रोताओं को बताएं। हाँ, ये बंदिश बहुत प्यारी बंदिश है, जोग राग में। गा के सुना दे। हाँ, गा के सुना दे थोड़ा सा। गा के फिर कभी सुनाएंगे। आज गाना नहीं, संवाद ही करेंगे आज, चलेगा। तो ये बहुत बहुत प्यारी जोग की ये बंदिश है। प्रयत्न करता हूँ थोड़ा। हाँ, बिल्कुल। प्यारी तोरे ये चौताल की एक बहुत
प्रसिद्ध बंदिश है। बहुत ही खूबसूरत। और जब आप ये सुना रहे तो मुझे लग रहा था कि आपका सुरबहार एक प्रकार से गा रहा है, और सुरबहार की खास बात भी है कि वह आपका सुरबहार जो है बजता नहीं बल्कि गाता एक प्रकार से जो है। अब जब आप ये बात कह रहे थे कि सुरबहार में बहुत सारी जो है रागिनियों को एक प्रकार से जीवंत करने का कार्य भी किया जाता है, मुझे इमरत खान जी का एक इंटरव्यू खास तौर से याद आ रहा था कि इमरत खान जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 7 घंटे की लंबी बंदिश जो उन्होंने उसका जिक्र उसमें किया इंटरव्यू जो है, और उस जिक्र के साथ यह भी कि सुरबहार एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके जरिए बंदिश को इतने लंबे समय तक जो है गुंजरित किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, ये उनका मत है, उन्होंने ज़रूर किया होगा, मेरा इस चीज़ से सामना नहीं हुआ। मगर हाँ, ये जो उन्होंने कहा कि 7 घंटे तक सुरबहार, क्योंकि उसके अंदर इतनी संभावनाएं हैं। सुरबहार इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी, इमेंस पॉसिबिलिटीज़, अनंत संभावनाएं हैं। तो 7 घंटे क्या, वो 10 घंटे के लिए भी वो कर सकते हैं। और फिर उनके जैसा विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति किसी बंदिश नहीं, उसके किसी एक राग के विस्तार के अंदर 7 घंटे तक कर सकते हैं, निश्चित रूप से किया होगा। वही आप जो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी अनंत संभावनाएं जो है, संगीत का ऐसा वाद्य यंत्र इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस अनंत संभावनाओं की तलाश की ओर कार्य किया गया है। हाँ, ये पेशेंस मांगता है ये चीज़। चलिए, आप पेशेंस की बात करें तो मुझे बात एक और बात है कि राधिका मोहन मैत्री जो है उन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। अच्छा। और 1948 में इस तरह से मतलब आता है कि आकाशवाणी के जो पूर्व के जो निदेशक तो उन्होंने उसका नाम दिया था मोहन वीणा। उन्होंने सुरबहार और सरोद के संगत से मोहन वीणा का आविष्कार किया था। इसी तरह से मैंने कुछ समय पहले आपसे बातचीत भी हुई थी और लिखा भी इस बारे में कि अंश वीणा का आपने आविष्कार किया है, जो सरोद, सितार, रबाब के समन्वय के। थोड़ा सा अंश वीणा के बारे में बताते कि क्या है अंश वीणा जो? जी, अंश वीणा अभी हाल ही में मैंने थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान देकर एक ऐसी वीणा बनाई, जैसे एक दौर था जब इनोवेशंस अपने चरम पर थे। जैसे कि ये सुरबहार बना, उसी समय सूरसागर भी बना, और सूरसागर शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जो सारंगी है उसके बड़े रूप में सूरसागर बना था। हाँ, बहुत कम नाम सुना, बहुत कम लोग जानते थे। तो इस तरह से काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स के बड़े साइज के रूप में, क्योंकि ध्रुपद की जो अगर निकासी करनी है तो उसके लिए कुछ साइज का उन्होंने सोचा था कि बड़ा करके उसको, तो इस तरह से इनोवेशंस हुआ करते थे। कुछ तबली की जगह चमड़ा मंड के, कुछ चमड़े की जगह तबली मंड के, इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तो जैसे अभी आपने बोला राधिका मोहन मैत्री जी, इनकी कल्पना थी कि मैं सितार की साउंड मेरे को चाहिए और बजाऊं मैं, क्योंकि वो उनका जो मुख्य वाद्य था वो, जो मैंने बहुत सारे इनके एलपी जो है, रिकॉर्ड जो है, हाँ, यूट्यूब पर भी मोहन वीणा के नाम से जो है बहुत सारी हाँ, हाँ, तो वो सरोद बजाते थे मुख्य रूप से, प्रकांड विद्वान थे। और ये अपना सुर श्रृंगार भी बजाते थे जी। तो उनके मन में कल्पना आई कि मैं सितार की आवाज़ कैसे इस साज के ऊपर निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने उस चमड़े की तबली की जगह लकड़ी की तबली और इस तरह से करके प्रयोग किए। मेरा ये था कि सितार चूंकि मेरा वाद्य है, क्या मैं रबाब की आवाज़ उस सितार से निकाल सकता हूँ क्या? तो वो रबाब, सरोद, इस तरह के वाद्यों की आवाज़ मेरे को सितार बजाने के अंदर चाहिए थी। तो उसका एक्सपेरिमेंट शुरू किया और उसके आधार पर फिर मैंने 4 वाद्यों का मिश्रण हुआ उसके अंदर। तो फिर वो अंश वीणा ऐसा करके वो बनी है। उसका थोड़ा सा लॉन्चिंग उसकी बाकी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अंश वीणा का भी हम आस्वाद करेंगे सुरबहार के साथ साथ, तो उसके माधुर्य का भी पान करेंगे। आप संगीत शिक्षण से आरंभ से जुड़े रहे हैं कि मीरा गर्ल्स कॉलेज में आपने पढ़ाया, आपने वनस्थली विद्यापीठ में आपने संगीत की शिक्षा प्रदान की, और बड़ौदा के महाराजा सवाई जो कॉलेज है उसमें भी आपने जो संगीत की शिक्षा प्रदान की। संगीत शिक्षा के बाद में राजस्थान ललित कला अकादमी के आप अध्यक्ष रहे। तो आपको नहीं लगता कि संगीत शिक्षण की आज बहुत अधिक प्रासंगिकता है, क्योंकि नई पीढ़ी सीखना चाहती है, लेकिन जिस तरह से बहुत बेहतरीन शिक्षण मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है? देखिए, संगीत शिक्षण बहुत आवश्यक है। कई जो संगीत के विद्वान होते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो कई संगीत शिक्षक हैं वो उसके प्रैक्टिकल पक्ष को इग्नोर कर देते हैं। इसका बहुत संतुलित समन्वय, सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। इसका बेहतरीन उदाहरण पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी, जितने बड़े वो शास्त्रकार थे उतने ही बड़े वो मंचीय कलाकार थे।
तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। ईश्वर की कृपा रही कि मैंने अपना जो पढ़ाई है वो संगीत के अंदर करी और उस पढ़ाई के बेस के ऊपर दूसरे लोगों को पढ़ाई भी करवा सका, खुद शोध किया, दूसरे लोगों को शोध करवाने के अंदर मदद करी, और साथ में मेरा प्रायोगिकी यानी प्रस्तुतियाँ, जो मंचीय प्रस्तुतियाँ थी वो भी चल रही थी। मैं अपनी मंचीय प्रस्तुति पर क्या क्या नवीनता कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे वादन के अंदर मैं और निखार सकता हूँ, वो सारी मदद मुझे मेरे शास्त्र ने कराई। अच्छा जी। तो वो दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे प्रकांड विद्वान हैं जो प्रस्तुति करते हैं, वो कभी भी शास्त्र को इग्नोर नहीं करेंगे। शास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो उनके एक्सप्रेशन में बहुत मदद करती है। आपने बात कही तो मुझे पंडित रविशंकर खास तौर से याद आ रहे हैं, क्योंकि पंडित रविशंकर विदेशों में जब सितार बजाया करते थे तो सुनने वाले अनर्गल हरकतें किया करते थे, ऐसा कहते हैं, और उनको लगता था कि उनका सही ढंग से संप्रेषित नहीं हो रहा है सितार, और फिर थोड़ी देर उन्होंने व्याख्यायित करना शुरू किया सितार को, बहुत लोकप्रिय भी है। आपको नहीं लगता कि शिक्षण में भी इसी तरह की कुछ आवश्यकता की जरूरत है? बिल्कुल कि बिल्कुल। सुर बहार आप बजा रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा रागों को व्याख्यायित कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं प्रैक्टिकली ऐसा करता ही हूँ, क्योंकि ऑडियंस को एक बार सुर बहार बजाने से पूर्व उस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा ताकि वो उस चीज़ को आत्मसात कर सकें, समझ सकें। अगर मैं बिना उसकी व्याख्या किए अगर बजाने लग जाऊंगा तो उनको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ जी। तो इसके लिए उसकी व्याख्या उस तल पर उनको लेकर आना जहाँ पर उनको आंख बंद करनी है, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना है, और ये जो संगीत है उसको समझने की कोशिश करनी है। समझने की कोशिश ना भी करनी हो तो भी उसको सुनना है। एक बहुत प्यारी बात प्रसिद्ध ध्रुपद के गायक अपने सईदुद्दीन दाकर साहब ने कही थी। बोले कि मैं ऑडियंस के लिए नहीं बजा रहा हूँ, ऑडियंस के बीच में बजा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं जो बजा रहा हूँ वो मेरा संगीत है, और वो मैं आपको अधिकतर होता क्या है आजकल, जो ऑडियंस चाहती है कलाकार वैसा अपने आप को ढाल लेता है। ऑडियंस को गति चाहिए, वो गति बजा लेता है और थोड़ी सी ताली इस तरह से करके होता है, परंतु फिर वो शास्त्रीय संगीत नहीं, वो तो लोक संगीत हो गया, लोक रंजन हो गया। जी। अच्छा, लोक रंजन की बात किस लिए मैं बात और कर रहा हूँ, क्योंकि समय किसी में आपके पास में कि नाद साधना इंस्टीट्यूट आप लंबे समय से जुड़े हैं और उसके दुर्लभ वाद्य यंत्रों का संग्रह पे आपके पास में, थोड़ा सा उसके संक्षिप्त में बात बताएं। जी, जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाने से ज़्यादा खुद पढ़ता था, ये मेरी प्रवृत्ति में रहा है। तो उस समय शायद मैं वनस्थली विद्यापीठ में था, तो मंगलवार की वहाँ पर छुट्टी होती थी, तो मंगलवार को किसी गाँव में चला जाता था थोड़ा समझने के लिए, और वहाँ से कोई ना कोई एक ऐसा लोक वाद्य हो वो उठा के ले आता था। कुछ कोनी खोपचे में ऐसे रखे रहते थे, मगर जब उनकी संख्या ज़्यादा हुई तो थोड़ा सा व्यवस्थित उनको जमाया। तो एक संयोग से ही ऐसा हुआ कि एक म्यूज़ियम का उसने रूप ले लिया। मेरा जो पैशन था वो इस तरह से करके निकलता था, साजों को समझना, अपनी लोक विधाओं को समझना, उन लोक कलाकारों के साथ में इंटरेक्शन करना, उनके पीछे के मनोभाव को समझना। कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र जो आपके पास में है इस संग्रहालय में? जो मेरे संग्रहालय में राजस्थान का लगभग हर वाद्य मिलेगा। ऐसा कोई वाद्य नहीं है जो मेरे संग्रहालय के अंदर नहीं हो। राजस्थान का ही नहीं, विश्व के अलग अलग वाद्य हैं। एक बार एक विद्वान आदमी ने मेरे को बोला कि ऐसा वाद्य जिसमें स्वर भी हो और लय भी हो, ऐसा एक वाद्य के रूप में आपके पास में है क्या? तो मैंने वहाँ से शोध किया तो 2 वाद्य मिले मुझे। जी। एक छत्तीसगढ़ का पंचमुखी। तो पंचमुखी में क्या है कि 5 छेदों में 5 अलग अलग स्वरों की आवाज़ निकलती है। और ऐसा ही एक स्विट्जरलैंड के अंदर हांग ड्रम करके एक है। तो मैंने उस हांग ड्रम को मंगाया एक, और ये छत्तीसगढ़ का लोकवाद्य, इसके ऊपर शोध करके संग्रहित किया। बहुत महत्वपूर्ण बातें और भी बची हुई है जो हम अश्विन दलवी से करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि संगीत तो सागर है एक प्रकार का, जितना हम मथेंगे और ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न होती चली जाएगी। अश्विन दलवी बहुविध प्रतिभा के संपन्न कलाकार हैं। नाद साधना के तहत भारतीय संगीत को विश्व भर में प्रचारित करने का महती काम भी आप कर रहे हैं, और सुरबहार जो दुर्लभ प्राय वाद्य यंत्र है उसके आप बहुत बड़े संगीत साधक हैं। पुलस्कर जी ने कभी कहा था कि हमें तानसेन नहीं कानसेन बनाना है, और मुझे लगता है कि सुरबहार के कानसेन के रूप में सुरबहार को माधुर्य के रूप में स्थापित करने का महती कार्य इन दिनों कोई व्यक्ति कर रहा है तो अश्विन दलवी जी कर रहे हैं। ऐसे ही कलाकारों से आपकी मुलाकात हम संवाद में आगे भी कराते रहेंगे। जुड़े रहिए संवाद से। अश्विन जी, आप हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।